नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। खासकर नेपाल ने जो भारत के खिलाफ भारत की आपत्ति के बावजूद अपने नक्शे में फेरबदल किया और उसको अपनी संसद से पास कराया। उसके अलावा बात करेंगे चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की, और उसके अलावा जो चीन के जो रवैया है उसके खिलाफ किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और चीन का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले नेपाल की बात कर लिया। नेपाल ने जिस तरीके से भारत की आपत्ति के बावजूद अपने नक्शे में फेरबदल किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो आपस में रिश्ते हैं उनको अनुकूल करने की जिम्मेदारी, उनको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी जो है वो नेपाल के ऊपर है। क्योंकि नेपाल ने जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बावजूद भारत के ही हिस्सों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाकर एक संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब नेपाल सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो माहौल को सकारात्मक और अनुकूल बनाए। और जो नेपाल ने नक्शा पास किया है, भारत उस नक्शे को नहीं मानता है। भारतीय हिस्सों को नेपाल अपने यहाँ नहीं दिखा सकता, ये पहली बात है। और सीधे तौर पर हम इसे मंजूरी नहीं देंगे किसी भी हालत में। साथ ही साथ नेपाल को कह दिया गया है कि जो राजनीतिक समीकरणों को और बाकी चीज़ों को एक तरफा तौर पर नेपाल बदलने की कोशिश कर रहा है वो ठीक नहीं है। दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते रहे, पुरानी जो एक सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, उसको नेपाल को सम्मान करना चाहिए। और नेपाल को सम्मान करना चाहिए था भारत की बातों का भी, लेकिन नेपाल ने ऐसा नहीं किया। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, उसको लेकर भारत ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि नेपाल की तरफ से तमाम ऐसी बातें की गई जो भारत के लिए आपत्तिजनक थी। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली ने यहाँ तक कह दिया कि जो कोरोना वायरस भारत से होकर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और भारत की तरफ से ही ज़्यादा खतरा है। इस तरीके की बातें करके केपी ओली ये भूल गए थे कि भारत नेपाल की किस हद तक मदद करता है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं जिनकी आर्थिक मदद या फिर पूरी तरह से फंडिंग भारत की तरफ से की जाती है, और ये बिना किसी लालच, दूसरे किसी उद्देश्य के लिए की जाती है, बल्कि इसलिए की जाती है क्योंकि भारत और नेपाल का पुराना रिश्ता रहा है। और इसी वजह से आज भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले आपसी रिश्तों को बेहतर बनाना पड़ेगा। जो दरार लाने की कोशिश की गई है उस दरार को पाड़ने की जिम्मेदारी अब नेपाल की ही है और नेपाल को ही ये करना पड़ेगा। हालांकि इस बारे में एक अच्छी बात भारत की तरफ से एक बड़े भाई की तरह से फिर कहा गया है कि हम जो मदद नेपाल को अब तक कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं, उनको हम अभी रोकने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम नेपाल को एक मौका देना चाहते हैं। तो स्पष्ट तौर पर भारत ने अपने एक बड़े भाई का फर्ज फिर निभाया है, लेकिन साथ ही साथ अपने छोटे भाई नेपाल को ये भी सलाह दे दी है कि अगर वो चीज़ों को उस तरीके से सॉल्व नहीं करेगा, बातचीत को पुराने ढर्रे पर नहीं लाएगा, तो निश्चित तौर पर कई सारी चीज़ों में अब हमें अपनी जो रणनीति है उस पर विचार करना पड़ेगा, आगे सोचना पड़ेगा। और सीधे तौर पर ये एक नेपाल को पुराने जो रिश्ते हैं उनको याद दिलाने की और उसकी जो पुरानी परंपरा है, जो संस्कृति है, उसकी तरफ उसको दोबारा से लौटाने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। नेपाल ये सब क्यों कर रहा है, उसकी वजह है चीन। और चीन की तरफ से जिस तरीके से नेपाल को उकसाया गया उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूर्व सरकारों का भी हाथ है। एक घटना हुई थी जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और तब सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति हिंदू नहीं है वो पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। और इस बात को राजीव गांधी ने इस हद तक अपना गांठ बना ली थी, एक सनक बना ली थी कि जो नेपाल के अंदर माओवादियों के संगठन थे उनको सीधे तौर पर एक तरीके से बढ़ावा देने का या खुली छूट देने का आरोप भी राजीव गांधी पर लगा था, जिसके बाद नेपाल में वामपंथ पनपा और उसी वामपंथ की भेंट चढ़ गया नेपाल का राजवंश, जिसके बाद नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार बनने तक की नौबत आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियां कांग्रेस ने अब तक की हैं उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो कश्मीर का मामला हो जहां पाकिस्तान और चीन ने भारत के बहुत बड़े भूभागों को कब्जा लिया, और नेपाल के मामले में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल जो नक्शे बदलने की जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है उसको भारत नहीं मानता और इसको सुधारने की जो जिम्मेदारी है अब वो नेपाल पर ही है।
नेपाल के साथ जो चीन कर रहा है, चीन ऐसा दुनिया के तमाम देशों के साथ करता है और इसको वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस तरीके से चीनी सामानों के बाइकआउट की बात अब सामने आ रही है, उससे चीन तिलमिला गया है और चीन के ग्लोबल टाइम्स में ये लिखने की कोशिश की गई है कि अब भारत की तरह से चीन के सामानों के लेकर अगर ऑस्ट्रेलिया भी इस तरीके की हरकत करता है तो इससे ऑस्ट्रेलिया को ही खतरा है और ऑस्ट्रेलिया में चीनी सामानों का कोई भी स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं है और ये करना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से आने वाले आयरन ओर को चीन ने एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है और धमकी दी थी, जिसको लेकर स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने कह दिया था कि हम चीन से डरते नहीं हैं और हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। तो सीधे तौर पर चीन जो कुछ कर रहा है पूरी दुनिया में, उसने 150 देशों को करीब $5 ट्रिलियन यानी कि जितनी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उतना कर्जा दुनिया के तमाम छोटे मोटे देशों को चीन ने बांट रखा है और ये कर्जा जो उन देशों की जीडीपी है उसका 1% से लेकर 20% तक है। जिबूती नाम का एक देश है जिसको 77% कर्जा चीन की तरफ से दिया गया है और ये जो अफ्रीकी देशों के अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी चीन अपने कर्जे के जाल में फंसाने की तमाम कोशिशें पिछले कई सालों से कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बढ़ाने का मामला हो या फिर बांग्लादेश के साथ भी अब वो जिस तरीके से अपना निवेश बढ़ा रहा है और इसी निवेश का एक बंदरगाह बनाया था चीन ने श्रीलंका के साथ में महिंदा राजपक्षा के ज़माने में और उसके माध्यम से उसने श्रीलंका सरकार पर तमाम कर्ज बढ़ा दिया, जिसके बाद उस पोर्ट को और उसके अलावा उसके साथ लगी हुई ज़मीनों को 99 साल के लिए चीन की एक कंपनी को श्रीलंका को पट्टे पर देना पड़ा था। वही स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पर तमाम कर्जा चीन ने चढ़ा दिया है ग्वादर पोर्ट के बहाने और जो CPEC बनाई थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, और वैसी ही स्थिति मालदीव के साथ चीन ने की हुई है और यही सब चीन इंडोनेशिया हो या दूसरे जो देश हो उनमें करके भारत के आसपास जो बेल्ट एंड रोड की एक पॉलिसी बनाई है उसको पूरा करना चाहता है और इसके तहत वो तमाम देशों को कर्जा देता है, उनमें निवेश करता है। ऐसी कोशिश उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जनता अब इस बात को समझ रही है, वहाँ की सरकार इस बात को समझ रही है और इसका वो विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से यूएस के सीनेटर रिक स्कॉट का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से चीन का सामना कर रहा है हमें उसका साथ देने की जरूरत है और चीन की कोशिश ये है कि पूरी दुनिया में वो कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक दबदबा बना दे और चीन चाहता है कि वैश्विक स्तर पर वही एकमात्र सुपर पावर बनकर रह जाए। इस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया को भी इस कोल्ड वार में यूएस के साथ हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इसमें आ जाए और चीन के इस जो दुष्प्रवृत्ति है उसका मुकाबला किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, न्यूजीलैंड जैसे देश हों जो अपने दम पर चीन का सामना नहीं कर सकते, चीन से नहीं लड़ सकते, वो अगर अमेरिका के साथ आकर कोल्ड वार में शामिल होते हैं तो सीधे तौर पर इससे चीन को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। और इसी तरीके की कुछ बात कही थी अभी जो नेटो के चीफ थे, नेटो के चीफ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग ने, और उन्होंने भी यही कहा था कि चीन जिस तरीके से विस्तारवादी नीतियों को अपना रहा है उसके तहत अब नेटो का विस्तार करके हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खड़ा होने की जरूरत है। नेटो दरअसल नॉर्थ जो यूरोपियन यूनियन के देश थे उनको जो सोवियत का कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार था, विस्तार था, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। सोवियत संघ तो खत्म हो गया, बाद में रूस बचा, लेकिन अब वही स्थिति लगभग बनती हुई नजर आ रही है अमेरिका और चीन के बीच। इसी वजह से नेटो ने बयान दिया है। दूसरी तरफ जो रिक स्कॉट कहते हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं और रिक स्कॉट कोई मामूली सीनेटर नहीं है, हालांकि वो पहली बार सीनेटर बने हैं। वो 2 बार फ्लोरिडा राज्य के राज्यपाल भी रह चुके, गवर्नर रह चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी के आने वाले समय में वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं आने वाले 4-5 सालों में। तो रिक स्कॉट का ये कहना, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से चीन के खिलाफ जो जांच की बात की थी और उन्होंने जिम्मेदारी तय करने की पहल की थी ऑस्ट्रेलिया ने, चीन अब उसी बात का बदला लेने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, जिसमें अमेरिका पूरी तरीके से
ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हुआ है। किसी भी स्थिति में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर आसानी से चीन के इस विस्तारवादी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों का जवाब देने में सक्षम है। बाकी की जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो शांतिपूर्ण हैं, शांति चाहती हैं और दुनिया में भाईचारा चाहती है, उन सभी को भी मिलकर चीन के इस गलत व्यवहार के प्रति, जो कि उन्होंने इनह्यूमन भी इसको कहा है और कहा है कि ये डिप्लोमेसी का दुश्मन है। चीन नहीं चाहता कि किसी भी देश में डिप्लोमेसी रहे, वो अपने तरीके के कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हर जगह चाहता है। और इसकी सबसे बड़ा सबूत मिला है कि चीन जिस तरीके से यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक डिप्लोमेसी चलाता है और इसका जो हेड है वो शी जिनपिंग का बहुत ही खासम खास और चीन की पोलित ब्यूरो का चौथे नंबर का बड़ा पदाधिकारी है। और ये जो यूनाइटेड फ्रंट है इसका काम ये है कि तमाम देशों में स्टूडेंट्स के माध्यम से जासूसी कराते हैं, उनकी जो स्थानीय पार्टियां होती हैं उनमें घुसते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और उन देशों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरे तरीके से उपद्रव कराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ऑस्ट्रेलिया के मामले में भी अब खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी चीन ने यही सब कराने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर चीन कई मोर्चों पर तमाम दुनिया के देशों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चीन ने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किए हैं, दूसरे लोगों पर, दूसरे देशों के साथ जो चीन का व्यवहार है उसके प्रति दुनिया को आगाह करने की कोशिश रिक स्कॉट ने की है। तो सीधे तौर पर आज चीन इसी वजह से भारत के साथ तनाव उत्पन्न कर रहा है एलएसी के ऊपर, क्योंकि चीन जानता है कि अगर उसका सबसे बड़ा और सबसे नज़दीकी दुश्मन कोई हो सकता है, उसको रोक सकता है, तो वो भारत है। और अमेरिका से अभी उसका बस नहीं चल रहा, अमेरिका से सीमाएं उसकी दूर हैं, लेकिन वो चाहता है कि भारत अमेरिका का साथ न दे, क्योंकि चीन को डर है कि अगर भारत भी अमेरिका के साथ आ गया तो चीन का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।